हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग अपने कंटेंट में आगे बढ़ते हैं और आज हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बताऊं बेटा, हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ते हुए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट तक पढ़ चुके। आफ्टर दैट हम लोगों ने इम्प्यूरिटी पढ़ा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट किसे कहते हैं, और यहां तक के टॉपिक आपको इजीली चैनल पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। जितने बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज जाकर के इसको एक बार जरूर देखें, और नहीं देखा है तो मैंने यूट्यूब चैनल पे आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इन वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के बिहाफ से चलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, आज की हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के एक चीज हमको याद आ गई। एक बच्चे ने अभी कमेंट्स किया था कि उसको ये जो बैकग्राउंड है ये अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी बेटा, उसके लिए मैं बहुत जल्दी अप्रोच बना करके बहुत जल्द ट्राई करूंगा कि ये सारी बैकग्राउंड्स क्लियर हो जाएं, अच्छा हो जाए। किसी भी चीज में ना हर चीज का स्टेप वाइज स्टेप होता है। आप अगर इसी में मेरी वीडियोस को, पुराने वीडियोस को देखेंगे तो उनकी क्वालिटी, राइट नाउ की क्वालिटी, हम क्या होता है ना, जिस भी काम को करते हैं तो हम धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट लाते जाते हैं और चीजें बेस्ट होती जाती हैं। ठीक है, तो अभी जितनी लिमिटेड सिचुएशंस के इस सर्कमस्टांसेस के अंदर जितना बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी बैकग्राउंड है बहुत जल्द मैं इसके लिए कुछ बेटर करूंगा, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिए। चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में। चलिए सॉलिड की बात कर लेते हैं बेटा। तो सॉलिड क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कितनी एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉलिड जो होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट करेगा ये बड़ा मैटर करता है बेटा। तो हमारे पास एक्चुअली जो सॉलिड मतलब होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, अगर हम उनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बिहाफ पे क्लासिफाई करें, अगर हम अपने सॉलिड को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बिहाफ पे क्लासिफाई करें तो आप इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं कंडक्टर्स। तो नंबर 1 हो गया आपका कंडक्टर्स। नंबर 2 होता है इंसुलेटर एंड नंबर 3 होता है सेमीकंडक्टर्स। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लिटिल बिट इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर की। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों को पता होगा कंडक्टर क्या होते हैं, फिर भी कंडक्टर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है दैट इज कॉल्ड मेटल। तो बेसिकली यहां पर जो कंडक्टर्स होते हैं, तो कंडक्टर्स के केस में आपको बोलेंगे द सब्सटेंस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसे कहा जाता है कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। बेसिकली मेटालिक कंडक्टर बोले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कोई पूछ ले कि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी कितनी होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 to the power 7 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एबिलिटी होती है किसी भी, ये कंडक्टिविटी की यूनिट्स होती है। तो कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो 10 to the power 7 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है।
अब अगर वहीं पर हम किसी इंसुलेटर की बात कर लेते हैं, किसी इंसुलेटर की बात कर लेते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी 10 टू द पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10 टू द पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और वहीं अगर हम बात कर लें सेमीकंडक्टर के बारे में, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर माइनस, ध्यान सुनिएगा, 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर -6 क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। मतलब यहां तक कंडक्टर 4 से फिर आगे स्टार्ट हो जाए तो ये सेमीकंडक्टर, और 4 से यहां के बीच में ये इंसुलेटर होते हैं। अब ये लास्ट वाले डिजिट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहेगा, इनकी बाउंड्री यहीं खत्म होती है, यहां से इनकी स्टार्ट होती है, तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कौन सॉलिड को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, जिसमें एक को बोले कंडक्टर, तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इंसुलेटर वो होते हैं जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते। इलेक्ट्रिक करंट अगर जाना भी चाहेगा तो जबरदस्त ब्रेकर है, स्टॉपेज है, एकदम किसी भी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक करंट साम दाम दंड भेद कोई भी फिनोमेना अपना ले, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते, वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। एंड इसी तरीके से सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये वो का मौका परस्त लोग होते हैं। अब मौका परस्त लोग किसे कहते हैं, समय पड़ा तो चल भाई तेरा भी साथ दे देंगे, समय पड़ा तो उसका भी साथ दे देंगे, समय पड़ा तो ईमानदार हो जाएंगे, समय पड़ेगा चोर हो जाएंगे, समय पड़ा तो बाहुबली बन जाएंगे, समय पड़ा तो भाग चलेंगे, डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन कैसी है। तो ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, ये कभी कंडक्टर का भी काम कर लेते हैं तो कभी इंसुलेटर के भी काम कर लेते हैं, यानी इन दोनों के मिडवे प्रॉपर्टी दिखा के, आप देखो ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इन दोनों के बीच में इसकी लाई करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो इसको तो हमको डिटेल में पढ़ना है, इसको हमको बेटा ये आपके लिए यहां पर तो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। हाँ, ये दोनों में हमको बस सिंपल जानना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में हमको यहां पर पढ़ना वढ़ना नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी इनके बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है। अब आपको मैं इसी से तुरंत कुछ बातें बताता चलता हूं, धीरे समझाता चलता हूं, फिर हम सेमीकंडक्टर को तो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी पढ़ रहे तो पहले इसको हम समझा लेते हैं। देखो बेटा, किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पीछे का रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के पीछे का रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों से कंडक्ट होती है, एक तो आयन की वजह से कंडक्ट होती है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। आयन की वजह से वो आयनिक हो जाता है, इसे हम लोग इसी क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो फ्री आयनों की वजह से होती है। तो आयंस के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, यानी मेटालिक कंडक्टर के केस में आता है। अब इस मेटालिक कंडक्टर के केस में हम जब कंडक्टर को समझेंगे तो इसके लिए हमको थोड़ी सी डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए उसको समझते हैं, जिसे हम बैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। कौन सी थ्योरी? बैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में अपने उस बैंड थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पहले उसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बैंड थ्योरी। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए अबाउट कंडक्टर्स के बारे में। अब आपको अगर मैं समझा दूं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि बैंड थ्योरी क्या होती है, कैसे काम करती है, तो आइए देखते हैं बैंड थ्योरी के बारे में क्या होता है। अगर बैंड थ्योरी की बात करें तो ये एक ऐसी थ्योरी होती है जो किसी भी मेटल और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस समझाती है कि ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना भाई, अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है तो इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होता है, नॉन मेटल के पास भी होता है, मेटल के पास भी होता है, नॉन मेटल में भी होता है, मेटल में भी होता है और सेमी मेटल्स में यानी सेमी कंडक्टर्स में होता है, सबके पास होता है। तो फिर क्यों मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जबकि वही नॉन मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते? तो इसी चीज का कॉन्सेप्ट यहां पे समझते हैं, तो जिसे हम लोग नाम से जानते हैं बैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? बैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये बैंड थ्योरी क्या कहती है ये हम लोग समझते हैं कि बैंड थ्योरी क्या समझाती है। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई भी एक एटम होता है, ध्यान से सुनिएगा,
अगर आपके पास कोई भी एक एटम होता है, तो अगर उस एटम की हम बात करें, अगर हम इस एटम की बात करें, तो इस एटम की खासियत क्या होती है? इस एटम की खासियत ये होती है कि ये इसका न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में उसके पास क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। ध्यान से समझना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत क्लियरली ध्यान से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेल, एटम हो गया। अब इस एटम के हर सेल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डजंट मैटर, सबके सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अलग अलग लेवल पे होंगे, तो वो एक डिफरेंट थिंग्स है, बट सबके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लो, है ना। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8। अब ऐसे ही मान लो 1 2 3, हम बहुत नहीं ले रहे हैं, 4, ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में इस तरीके से बिखरे हुए हैं। आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है। उस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक थ्योरी आई थी, मॉट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाई थी। वो थ्योरी क्या कहती थी कि हर एक एटम के पास, हर एक एलिमेंट के पास दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। यानी अगर हम बात करें एटम की, तो जैसे अगर हमारे पास सिंपल सी बात करें, तो एक एटम है, कोई भी एटम है, तो उसके पास बॉन्डिंग होगा और साथ में क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये एक दूसरे से काफी ज्यादा गैपिंग पे होते हैं। आपने पढ़ा था कि अगर ये एक एटम होता है और वहां पे दूसरा है, तो ये अप्रोच करके ये दो सेगमेंट में टूट जाते हैं। अब इनके और इनके बीच में एक एनर्जी गैप हो जाता है। क्या हो जाता है? एनर्जी गैप हो जाता है। अब बताइएगा, ध्यान सुनिएगा, ये क्या क्रिएट हो गया? एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। अब जब ये एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है, तो यहां की चीजें यहां नहीं जा पाती, यहां की चीजें यहां पर नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो एनर्जी गैप जितना ज्यादा होता जाएगा, प्रॉब्लम्स उतनी बढ़ती जाएंगी। लेकिन जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये धीरे धीरे एनर्जी गैप कम होता चला जाता है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अगर अकेले केवल एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंटी बॉन्डिंग मतलब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, इसमें कम हो, तो प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? यहां पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां बाद में आते हैं। तो पहले लोअर एनर्जी में, देन हायर एनर्जी में। फिलिंग का पैटर्न यही है कि पहले लोअर एनर्जी में, फिर हायर एनर्जी में। तो इस तरीके से अगर हम हर एक ऑर्बिटल की बात करें, तो हर एक ऑर्बिटल को दो सेगमेंट में तोड़ते जा रहे हैं। एक वो जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वो जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे वो जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, एक वो जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक वो जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अब जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में क्या होता है? डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ये डिफरेंस जितना बढ़ता चला जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। ये डिफरेंस जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब इसी तरीके से हर एक एटम के पास दो टाइप के सेट हो जाते हैं। जैसे अगर हमने लिया, कोई भी एक एटम लिया, तो इस एटम को स्प्लिट करें तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट ये हो जाता है और एक पार्ट ये हो जाता है। समझने के लिए समझिए कि एक तरीके से आपको आसान भाषा में समझाएं, हालांकि ये सब आपको आगे चल के बहुत अलग पढ़नी है, आसान भाषा में समझाएं तो ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल हो गया जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये उसका वो ऑर्बिटल हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो अब क्या होता है कि जब हम इनर सेल की बात करें, इनकी, तो इनके बीच में गैपिंग्स बहुत कम होती हैं। तो जब गैपिंग, चूंकि ये पूरी तरह से फिल होते जाते हैं, गैपिंग कम होती है, तो ये इनर सेल हो जाते हैं। इनके बारे में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में इन इनर सेल का कोई रोल नहीं होता है। सारा कॉन्सेप्ट, सारा एप्लीकेशन हमें ये आउटर मोस्ट सेल से देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सारा मैटर आउटर मोस्ट पे करता है। तो हम अब फिलहाल बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट के बारे में। अब अगर मान लेते हैं आउटर मोस्ट सेल की बात कर लेते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में मान लेते हैं हम फोर्थ सेल में आ गए। फोर्थ सेल में हमारे पास एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। अब अगर एस, पी, डी, एफ सब होंगे, तो मान लेते हैं इनमें से किसी एक में है इलेक्ट्रॉन, एस में है, तो बाकी सब तो खाली है।
जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अलग हो जाएगी, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उनकी एनर्जी अलग हो जाएगी। यानी आप ये सीधे समझ लो कि इनके और इनके एनर्जी, अगर मान लेते हैं सिर्फ एस में है तो एस में और इन पीडीएफ में एनर्जी गैप हो जाएगा, और जब इनके बीच में एनर्जी गैप हो जाएगा तो जिसकी एनर्जी कम है वो अलग हो जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो अलग हो जाएगा। तो फिलहाल इनकी एनर्जी एस की कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन होने से, ये नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो ये नीचे ये ऊपर बनते चले जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप एटम कौन सा ले रहे हैं, उसमें एस है, पी है, डी है, एफ है, तो इस तरीके से लाइंस बनती चली जाएंगी। तो अगर मैं एक जनरल बात में कहूं कि ये सब एक तरीके से मान लेते हैं फील्ड वाले हो गए, और ये एक तरीके से हम मान लेते हैं कि वैकेंट वाले हो गए, यानी खाली वाले हो गए। ये उन ऑर्बिटल्स की बात हो रही है जो क्या है, वैकेंट्स हैं, और ये नीचे वाला उन ऑर्बिटल्स की बात हो रही है जो फुलफिल्ड है। अब ये जो फुलफिल्ड है इनके अंदर तो लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बात को समझो। और ये जो खाली है ये पूरा एम्प्टी है, वैकेंट है। अब क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन के रहने से ही सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, कि इलेक्ट्रॉन के चलने से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा? तो जाहिर सी बात है आप आंसर बताएंगे भाई जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो भाई जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाए, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, फुलफिल्ड ऑर्बिटल से हाफ फील्ड यानी वैकेंट ऑर्बिटल में ये हाफ फील्ड हो सकता है या वैकेंट हो सकता है, ये खाली हो सकता है या वैकेंट हो सकता है, ठीक है, मतलब खाली हो सकता है या इसके अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर मूव करेगा, इस ऑर्बिटल जोन से इस ऑर्बिटल जोन में जाएगा। आपने पढ़ा भी था क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज रूल पढ़ा था कि होता क्या है कि यहां पर अगर ये ऑर्बिटल्स आपके पास हैं तो ये ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्यों? अगर सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड होते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा आती है, सब एक दूसरे में आ जा सकते हैं। लेकिन सोचो अगर यहीं पे कुछ को फुलफिल्ड कर दें, कुछ को हाफ फील्ड कर दें, तो उनकी एनर्जी गैप हो जाएगा, तो फुलफिल्ड वाला फुलफिल्ड में, हाफ फील्ड वाला हाफ फील्ड में, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहां पर का कॉन्सेप्ट ये भाई कि अभी ये फुलफिल्ड है और ये वैकेंट है, तो इनकी एनर्जी अलग हो गई, इनकी एनर्जी अलग हो गई। अब ये इसमें रहेगा और ये इसमें रहेगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल से इस वाले ऑर्बिटल में जाए, यानी फुलफिल्ड वाले से वैकेंट या हाफ फील्ड में जाए, तो भाई उसको क्या देनी होगी, उसको एनर्जी देनी होगी, उसको रेड बुल पिलाना होगा। जब आप पिलाओगे तो ये देखो, ये जो गैप दिखाई दे रहा है वो इस गैप को कूद जाएगा। डर के आगे जीत है, पिलाओ माउंटेन ड्यू, पिलाओ, क्या होगा, जब वो पिएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो इस चीज को जंप करके यहां तक जा पाएगा। यानी टेंपरेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो इजीली यहां से यहां पर जंप करके चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि जब आप टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं यानी थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो इस तरीके से बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको दो नाम दिया गया। इसको हमने नाम दिया कंडक्शन बैंड। क्या नाम दिया, कंडक्शन बैंड नाम दिया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने नाम दिया वैलेंस बैंड। कौन सा नाम दिया, वैलेंस बैंड नाम दिया। तो ये आपका एक हो गया वैलेंस बैंड और ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड की एनर्जी अलग है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी अलग है। देखो ये एनर्जी गैप है, ये क्या है, ये एनर्जी गैप है, इसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। ये आपका हो गया एनर्जी गैप। अब क्या होता है, ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का इस सेल में जाना यानी वैलेंस से कंडक्शन में जंप करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। लेकिन सोचो ये एनर्जी गैप जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस से कंडक्शन में जा पाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस से कहां जा पाएगा, कंडक्शन में जा पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जा पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं पहुंच पाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए। एक को बोला गया इंसुलेटर, एक को बोला गया कंडक्टर और एक को बोला गया
सेमीकंडक्टर। तो आप बताओ किन में गैपिंग ज्यादा होगी, कंडक्टर में, इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में? सोच लो अपना आंसर, दिमाग में आ गया होगा। तो हम बताते हैं, अब अपना मैच कर लो। इंसुलेटर में गैपिंग ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। अब आपके दिमाग में हुआ होगा क्यों इंसुलेटर में ये गैपिंग ज्यादा हो जाती है, तो मैं ये भी बता देता हूं। यह न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है, तो क्या होता है कि जब उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जिन सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर ये अपना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगाता है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनमें अट्रैक्टिव फोर्स कम लगाता है। तो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल को दिमाग में रखो, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, इन वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल में इंप्रूव होते जाते हैं। साथ में न्यूक्लियर पावर भी स्ट्रांग होती जाती है, यानी जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो रहे हैं, न्यूक्लियस की पावर भी ज्यादा हो रही है, तो न्यूक्लियस जब खींचेगा तो किसको खींचेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन होंगे यानी किनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो वैलेंस बैंड को तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन वही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से उसके ऊपर उतना ज्यादा अप्रोच नहीं लगता और इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की गैपिंग बढ़ जाती है। जबकि वहीं अगर मेटल की बात करें तो उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब जब मेटल में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो क्या होता है, जब उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से न्यूक्लियर का अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर कम लगता है, और जब न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कम लगेगा तो ये गैपिंग जो होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और ये धीरे धीरे कहां आते चले जाएंगे, पास आते चले जाएंगे, यानी गैपिंग कम हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर गैपिंग ज्यादा है तो वो हो गया इंसुलेटर, इसका मतलब न्यूक्लियस उसके वैलेंस बैंड को बहुत तेजी से खींच रहा है। सेमीकंडक्टर में गैपिंग इंसुलेटर से कम होती है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होती है, तभी तो वो कभी अगर हीट दिए तो चल भाई उसमें से वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन में चला जाएगा, अगर सफिशिएंट अमाउंट में हीट नहीं पड़ी तो नहीं गया, सिर्फ वैलेंस बैंड में ही अपने रह गया, कंडक्शन में नहीं गया। अब नहीं गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट को नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इनके बीच का गैपिंग क्रिएट होती है। तो मैं इसका एक गैपिंग बना देता हूं, डायग्राम बनाता हूं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखो बेटा काफी इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। इसे हम लोग बैंड थ्योरी कहते हैं। अगर आपको सिंपल में समझना है तो एकदम कॉमन सेंस से का बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग दो टाइप के बैंड होते हैं, एक को वैलेंस बैंड कहते हैं और एक को कंडक्शन बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, कंडक्शन बैंड वो होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों जब फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां पर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। तो अगर उनके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है तो वो धीरे धीरे कंडक्टर बन जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी और कम हो जाए, कैसे कम होगा, जब उनके बीच की गैपिंग और बढ़ा दी जाए। तो जब गैपिंग बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन चाह करके भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, और जब नहीं जा पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये मान लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये इसमें बहुत छोटे छोटे ना इनफाइनाइट नंबर में क्या होते हैं, एक्चुअली ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। भाई देखो, अगर आप कोई एक मेटल लोगे तो उसमें एक दो मेटल एटम तो आएंगे नहीं, उसमें तो बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे, बहुत नंबर में आएंगे, इतने नंबर में आएंगे। हर एक के पास अगर एक एक ऑर्बिटल होगा तो सोचो ऑर्बिटल की नंबर कितने हो जाएंगे। अब ऐसे ही ये फुलफिल्ड वाले हो गए, और ये मान लेते हैं ये वैकेंट वाले हो गए। ये ऑर्बिटल जो आपके दिखाई दे रहे हैं ये वैकेंट वाले हो गए। अब एक बात बताओ, इन वैलेंस बैंड में और मेटल के केस में बता रहा हूं, मेटल के केस में इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैपिंग का बहुत लोचा नहीं होता है, राइट? तो गैपिंग का लोचा नहीं होता, लगभग बराबर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। तो ये आपका हो जाता है, आपका कौन सा बैंड बेटा, कंडक्शन बैंड हो जाता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड हो गया।
और ये नीचे वाला आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया वैलेंस बैंड। ठीक, वैलेंस बैंड एक तरीके से कह लीजिए तो इनके अंदर गैपिंग एकदम नहीं होती है। एक एरिया मान लेते हैं, एक एरिया मान लेते हैं, इस एरिया में ये क्या होता है, मिक्सर होते हैं, मिक्स हुए रहते हैं। तो इस तरीके से ये कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर अगर हम यहां पर एक और ले लेते हैं तो यहां पर ये वाला आप समझ ही चुके होंगे ये मैं क्या बना रहा हूं, वही एटम्स बना रहा हूं जिनके वैलेंस शेल में क्या है, जिनके वैलेंस शेल में यानी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो ये लॉट ऑफ एटम्स हो गए जो अपने इलेक्ट्रॉन को लिए सब आपस में ग्रुप्ड हो गए, एक साथ हो गए और नाम दिया गया इनको वैलेंस बैंड। क्या नाम दिया गया, वैलेंस बैंड। और दूसरा वाला वही इंपटी ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास या तो हाफ फील्ड है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो अलग हो गए, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो अब इनको भी हमने नाम दिया कंडक्शन बैंड नाम दे दिया। अब देखो ये आपका जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या है, एनर्जी गैप है, वैलेंस बैंड। अब इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ये क्या बन गया बेटा, एनर्जी गैप हो गया। और ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी उतनी कम होगी। ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी उतनी कम होगी। एनर्जी गैप जैसे जैसे कम होता जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अब यहां पर क्या होता है, ये सिचुएशन बेस्ड हो जाते हैं। भाई एनर्जी बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो चलो अगर कभी सिचुएशन पे कहीं से थर्मल एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बैलेंस टू कंडक्शन जंप कर जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। नहीं सिचुएशन मिली, नहीं जाएगा, नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं सेमी मेटल्स जो होते हैं या सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। थर्मल एनर्जी दोगे तो कंडक्ट करा देगा, नहीं दोगे नहीं कराएगा। इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इस वाले की। तो मैं एक बार इसको बता ही चुका हूं, फिर से बात बहुत ज्यादा बताने का ये मतलब नहीं है। तो ये आपका हो गया कौन सा बैंड हो गया, ये आपका हो गया आपका कंडक्शन बैंड, राइट। और ये वाला आपका हो गया, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया वैलेंस बैंड। क्यों इनके अंदर इतनी गैपिंग, एनर्जी गैपिंग हो जाती है आपको समझा चुका हूं। और ये आपका हो गया, मैं मान लेता हूं वैलेंस बैंड हो गया। तो इनके बीच में एनर्जी गैप है यानी लार्ज एनर्जी गैप। सीधी बात बोल दें तो लार्ज एनर्जी गैप है, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप आपको दिखाई दे रहा है। और इतना ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो यहां से यहां नहीं जा सकता। इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कंडक्टर, कंडक्टर। और ये क्या हो गया, ये हो गया सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। और ये क्या हो गया, इंसुलेटर। तो आज आप एक बात समझ गए होंगे, इतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा कि कभी भी कोई भी मेटल एटम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पढ़ते हुए बहुत दिन से आ रहे हो, मेटल आर दो सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो मौकापरस्त लोग होते हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्या रीजन होता है, ये आपको यहां से समझाया जा रहा है बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि क्यों ऐसा होता है। मैं एक बार अपने कॉन्सेप्ट को सब समराइज करता हूं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो इन्होंने क्या किया, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के अंदर दो टाइप के सेल्स या ऑर्बिटल्स बोल लीजिए होते हैं या सेल्स होते हैं। एक वो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, और एक वो जो खाली होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जो ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, क्योंकि एक एटम तो लोगे नहीं, बहुत ज्यादा नंबर में एटम होंगे। एक मोल एटम के अंदर सोच लो कितना, एक मोल कंपाउंड लेते हो तो कितना एटम होता है, तो यहां तो हम बहुत लेंगे तो बहुत सारे एटम आएंगे। हर एटम के फुलफिल्ड ऑर्बिटल को मिलाओगे तो उनका एक क्लस्टर बन जाएगा जिन्हें कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं वैलेंस बैंड। दूसरा जो खाली ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर एक एटम के वैकेंट ऑर्बिटल जब मिल जाते हैं तो वो बन जाता है एक बैंड, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब वैकेंट ऑर्बिटल वाले बैंड हो गए कंडक्शन बैंड और फुलफिल्ड वाले ऑर्बिटल हो गए वैलेंस बैंड। जब बात मेटल की होती है तो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स कम होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स कम होते हैं तो उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स का जो अप्रोच होता है वो कम लगता है। भाई कहते हैं ना मेटल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी होती है। काहे लिए होती है,
इसका मतलब है कि उसका न्यूक्लियस उनके इलेक्ट्रॉनों को बहुत टाइटली अप्रोच नहीं कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली नहीं होल्ड कर रहा है, बहुत लाइटली पकड़ा हुआ है। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं कि कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अप्रोच बहुत कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींचता है, काफी छूट दिया रहता है। हाई कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, तो न्यूक्लियस कहता है ठीक है रह जाओ, तो दोनों के बीच की गैपिंग बहुत कम होती है। तो ये सब अपना ना बगल बगल पड़ोसी पड़ोसी खेलते हैं। पड़ोसी पड़ोसी मतलब ई रूम से ई रूम में, ई रूम से ई रूम में पड़ोसी पड़ोसी रहे, जब मन का इसमें, जब मन का इसमें, आना जाना लगा हुआ है। तो इस तरह से उनकी इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम होती है। ये एक बात होती है कंडक्टर की। वहीं पर जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में यानी न्यूक्लियस का अप्रोच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पे बढ़ चुका होता है। जब न्यूक्लियस का अप्रोच आउटर मोस्ट पे, अभी तक ये दोनों थे, तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंडक्शन बैंड को, या सॉरी जो वैलेंस बैंड होते हैं उनको काफी तेजी से अपनी तरफ अप्रोच कर लेता है। तो जब चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस पावर अपने आप बढ़ जाती है, तो वो पीछे आ जाते हैं, ये आगे रह जाते हैं। तो इनके बीच में ये गैपिंग खाई बन गई। अब ये खाई कूदने के लिए, समझ गए ना, रेड बुल जो जो पिला सको सब पिला उसको, तो ताकि वो यहां से यहां जा सके। लेकिन इंसुलेटर के केस में खाई इतनी ज्यादा होती है कि उसको कुछ भी पिला लो, वो यहां से यहां नहीं जा पाएगा, और जब यहां से यहां नहीं जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए किसमें इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि जब हम बात करते हैं किसकी, वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में इन दोनों के मिडवे का होता है। तो अगर कुछ दे दिए, थोड़ा सा पिला उला दिए बढ़िया से, तो कूद जाएगा, और नहीं पिलाया उलाया तो पड़ा रहेगा, जाए तो नहीं जाऊंगा। डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये समझाया कि मेटल्स के कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये लेक्चर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले लेक्चर में यानी अगले वीडियो में मिलेंगे, जिस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा, सब लोग अप्रोच लगाए रखिएगा, सब लोग लगाए रखिएगा। जब भी कुछ भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनको रेगुलरली वॉच करिएगा, बिकॉज बहुत जल्द आपको प्रैक्टिकल के जो आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके वीडियोस भी हम अपलोड करने वाले हैं। वो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि अगर, चूंकि बहुत सारे बच्चे इन टाइम में लैब में नहीं जा पाए, प्रैक्टिकल कैसे होता है उनकी कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज उनके पास नहीं है। सो दैट, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लैब में विजिट नहीं कर पाते, नहीं देख पाते हैं, उनके लिए मैं एकदम लैब समझिए आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल कराऊंगा, कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिकल के वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं, आप वो भी देखिएगा कि आप किस सिलेबस में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आप कैसे करने वाले हैं, कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। हर एक एक्सपेरिमेंट को हम आपको अवेलेबल कराएंगे, फिलहाल इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। तब तक तो फिलहाल इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और ये इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम सीखेंगे कंप्लीट अबाउट सेमीकंडक्टर, कंप्लीट अबाउट सेमीकंडक्टर। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।